नमस्कार दोस्तों, मैं विशाखा शर्मा एग्ज़ाम गार्ड के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। हम सीडीपी की क्लासेस कर रहे थे, मतलब सीडीपी नहीं, यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास कर रहे थे। तो इन चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास में मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में सबसे पहले इसके बेसिक्स पढ़ा दिए हैं। उसके बाद चाइल्ड डेवलपमेंट के जो कुछ प्रिंसिपल्स थे वो पढ़ा दिए हैं, मतलब सिद्धांत। इसके बाद मैंने आपको स्टेजेस पढ़ा दिए हैं कि है ना, बच्चे का जो विकास होता है उसकी अवस्थाएं क्या होती हैं। आज का जो क्लास है, आज की क्लास में हम करेंगे कि जो विकास है उसमें शारीरिक विकास कैसे होता है बच्चे का, और बच्चे का गामक विकास कैसे होता है, या हम क्रियात्मक विकास कह सकते हैं, जिसे हम मोटर डेवलपमेंट भी कहते हैं। ठीक है, फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट के बारे में हमको आज की क्लास में चर्चाएं करनी है। तो इसके पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जैसे कि स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताऊंगी जो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हम जनरली उनको किसी विशेष सब्जेक्ट में कवर नहीं करते, लेकिन सामान्य बातें हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि कोलेस्ट्रम किससे संबंधित है। कोलेस्ट्रम क्या होता है? ठीक है, कोलेस्ट्रम इज रिलेटेड टू मदर मिल्क, टिन मिल्क, आर्टिफिशियल मिल्क या नन ऑफ दीज। मतलब कि कोलेस्ट्रॉल माता का दूध होता है, डब्बी बंद दूध है, कृत्रिम दूध है, या इनमें से कोई नहीं है। तो कोलेस्ट्रम का जो सही आंसर है वो है मदर मिल्क। ठीक है, आपको मैं बताऊं कि मदर मिल्क या जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसके लैक्टेजेशन के लिए कुछ स्कीम्स चल रही हैं। उसमें एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है माँ। आपको इसमें माँ का फुल फॉर्म बताना है कमेंट बॉक्स में लिख करके, ठीक है। और लैक्टोजेनिक सेंटर्स भी बनाए जाते हैं हॉस्पिटल्स में, जो जिला अस्पताल वगैरह होते हैं उनमें एक अलग से यूनिट होती है। तो ये मैंने आपको कवर करवाया है। तो ये हमने देखा कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है, मदर मिल्क से। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ WHO, मतलब WHO का पूरा नाम क्या है। तो WHO का पूरा नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वाइड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, होल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब हम WHO की बात आई है तो इसकी बेसिक सी जानकारी ले लेते हैं। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 7 अप्रैल 1948 में हुआ था, मतलब 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई है। इसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, हेडक्वार्टर जिनेवा में। इसके बाद इसके जो प्रमुख हैं, इसके प्रमुख मतलब डायरेक्टर जनरल अभी, तो वो कौन है, टेडोरोस आधानोन। कौन है, टेडोरोस आधानोन। ठीक है, आपको याद रखना है, टेडोरोस आधानोन। ये इसके वर्तमान प्रमुख हैं। इसमें वर्तमान मेंबर कंट्रीज़ कितने हैं, तो इसमें वर्तमान सदस्य हैं 194। ठीक है, तो ये हमने WHO देखा, WHO का पूरा नाम देख लिया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन में हमने इसकी स्थापना देखी 7 अप्रैल 1948 में, हेडक्वार्टर जिनेवा में है। इसके जो वर्तमान प्रमुख हैं वो टेड्रोस आधानोन है, और इसमें वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है देशों की, 194। अब हम आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का जो टॉपिक है उसमें हमें डेवलपमेंट पढ़ना है। डेवलपमेंट में भी फिजिकल डेवलपमेंट पढ़ेंगे पहले। तो फिजिकल डेवलपमेंट हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ठीक है, एक तो हो गया हमारा शैशव अवस्था। शैशव अवस्था मतलब कि एक में बात करूँ तो 0 से 5 ईयर तक। उसके बाद है हमारा बाल्यावस्था, ये बाल्यावस्था। ठीक है, बाल्यावस्था, तो बाल्यावस्था की बात करें हम तो 6 to 12। और फिर है किशोरावस्था। तो किशोरावस्था मतलब कब होती है, किशोरावस्था है 13 to 18। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने को इसमें देखना है कि इसमें वेट कितना होता है ना, हाइट कितनी होती है, उसके बाद हार्ट किस तरह से कार्य करता है, उसके बाद में बोन्स कितनी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखना है। अब हम देखते जाते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं, मतलब टॉपिक तो है ही बालक का शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। इसमें अभी शैशव अवस्था में, शैशव अवस्था मतलब कि इन्फेंसी स्टेज। ठीक है, कौन सी स्टेज, इन्फेंसी स्टेज में। अब इस स्टेज में हम देखते हैं कि कितना वेट रहता है बच्चे का। सबसे पहले तो इस स्टेज में जो वेट का मेज़रमेंट है वो क्या है, जन्मे के समय जो एवरेज वेट होता है वो 3.6। जैसे आप ऑन एंड एवरेज 3.5 किलो याद रख सकते हो। तो 3.5 किलो वजन रहता है बच्चे का जन्मे के समय, जिसमें से अगर बच्चा हो तो मतलब आप यहाँ पे 0.1 किलोग्राम बढ़ा देना है ना, मतलब 100 ग्राम बढ़ा देना। तो जो बालक है उसका 3.6, और बालिका हो तो 100 ग्राम कम कर देना, मतलब 3.4 किलोग्राम। तो ऑन एंड एवरेज 3.5 किलो, जिसमें से
बच्चे का मतलब बॉय का 3.6 और बच्ची का 3.4 किलोग्राम। पौंड में अगर अपन बात करें तो 7.15 और 7.13। इसके बाद जब बच्चा बर्थ होता है उसका, तो वो एडेप्टेशन नहीं कर पाता, मतलब अनुकूलन नहीं बैठा पाता है ना वातावरण से, ये मैंने पहले भी बताया था आपको। तो उसके चलते क्या होता है, प्रथम सप्ताह में बच्चे के वजन में कमी आती है, लेकिन जैसे जैसे अनुकूलन बैठा लेता है तो द्वितीय सप्ताह से उसके वजन में वृद्धि होने लगती है, और 1 वर्ष में वजन कितना हो जाता है, तिगुना, मतलब 9.5 किलोग्राम उसका वजन हो जाता है। इसके बाद वजन प्रतिमाह बढ़ता रहता है, और 5 वर्ष में लगभग लगभग बच्चे का वजन 18 किलोग्राम हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने देखा वजन। आपको ये वाला फैक्ट याद रखना है, 3.5 किलोग्राम। 3.5 किलोग्राम कब, एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, तो मतलब कि जन्म के समय। इसके बाद हम आगे देखते हैं, वजन के बाद हम आते हैं हाइट पर, मतलब लंबाई। तो जन्म के समय बालक की लंबाई होती है 51.75, और बच्ची की जो बालिका होती है उसकी लंबाई है 50.25। तो आपको 50 का आंकड़ा याद रखना है। बच्चा मतलब लड़के की लंबाई है, बालक की लंबाई है तो 51.75, और बालिका की लंबाई है तो 0.25, 50.25। ठीक है, शिशुअवस्था के अंत में, मतलब 5 वर्ष का होते होते तक बच्चे की जो हाइट है वो दुगनी हो जाती है। इसके बाद क्या है, सिर और मस्तिष्क, मतलब कि बच्चे का जो हेड और ब्रेन है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। तो मैंने आपको 2 मॉडल बताए थे, एक बताया था सेफेलोकॉडल मॉडल, यहाँ पे लिख रखा है सेफेलोकॉडल, और एक और बताया था मैंने प्रॉक्सिमोडिस्टल मॉडल। ठीक है, प्रॉक्सिमोडिस्टल मॉडल में क्या होता है, केंद्र से परिधि की तरफ विकास होता है, और सेफेलोकॉडल में क्या होता है, सिर से पैर की तरफ विकास होता है। तो सेफेलोकॉडल मॉडल में होता है सिर और मस्तिष्क का विकास, मतलब पहले सिर का विकास होता है, फिर अदर पार्ट्स का डेवलपमेंट होता है। अतः नवजात का सिर हाथ पैरों की अपेक्षा बड़ा होता है। शिशु का मस्तिष्क 350 ग्राम का, मतलब 350 ग्राम का होता है, जो 2 वर्ष के अंत में दुगना हो जाता है, मतलब लगभग लगभग 700 ग्राम हो जाता है। ठीक है, तो 350 ग्राम होता है इस टाइम में। उसके बाद हम देखते हैं हड्डियाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रश्न आया हुआ भी है। ठीक है, मैंने पीछे भी शामिल किया है इसको। तो जन्म के समय शिशु की हड्डियाँ कितनी होती है, 270 होती हैं। वैसे स्वस्थ मनुष्य में हड्डियाँ कितनी होती हैं, 206 होती हैं। लेकिन बच्चा जब बर्थ होता है उसका, तो उसमें छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं 270। अब ये जैसे हड्डियाँ हैं ना, तो ये हड्डियाँ क्या है कि जुड़ जुड़ कर, जैसे सपोज करो कि ये 2 हड्डियाँ हैं, तो ये 2 हड्डियाँ क्या है, ये जॉइन हो जाएंगी तो एक बड़ी हड्डी बन जाएगी। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑसिफिकेशन। ठीक है, मतलब अस्थिकरण। अस्थिकरण क्या होता है कि छोटी छोटी हड्डियाँ जुड़ के बड़ी हड्डी का निर्माण करती हैं। तो जैसे क्या है, 270 हड्डियाँ, 270 से जुड़ते जुड़ते जब बच्चा एडल्ट हो जाएगा तो 206 बचेंगी उसमें। ठीक है, तो ये हमने यहाँ देख लिया है। हमने अभी क्या क्या देखा है, बच्चे का वजन देखा है, बच्चे की हाइट देखी है, उसका सिर और मस्तिष्क देखा है, और हड्डियाँ देखी हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे ये देखते हैं कि विकास के चक्र, मतलब अभी हम बच्चे का डेवलपमेंट ही पढ़ रहे हैं, लेकिन एक बार ये साइकिल और देख लेते हैं। तो इसमें क्या है कि 6 ईयर्स तक, फिर 6 से 12 ईयर्स तक, देन 12 से मतलब 12 से जो आगे का टाइम पीरियड है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड, 13 to 15 और 16 to 18। ठीक है, 13 to 15 और 16 to 18। तो यहाँ पे तेज होगा विकास, फिर यहाँ पे थोड़ा धीमा हो जाएगा, फिर यहाँ पे फिर से तेज होगा, फिर यहाँ पे थोड़ा धीमा हो जाएगा। तो इस तरह से है ना, बच्चे का डेवलपमेंट होता रहता है। देखो, प्रथम चक्र में 0 से 6 वर्ष तक विकास तीव्र गति से होता है। 6 से 12 वर्ष मतलब द्वितीय चक्र में विकास मंद गति से होगा। तीसरे चक्र में मतलब 13 से 15 वर्ष में पुनः तीव्र गति से होता है। और चतुर्थ चक्र में 16 से 18 वर्ष में पुनः मंद गति से होता है। ठीक है, इस तरह से हमने देखा बालक के डेवलपमेंट के साइकिल्स। अब इसके बाद है शिशु की संवेदी योग्यताएं। संवेदी योग्यताएं मतलब एक तरह से मैं बोलूँ कि सेंसरी, उसके सेंसेस कैसे डेवलप होते हैं उनके बारे में हमको देखना है। तो इसमें हम देखेंगे दृष्टि, श्रवण, उसके बाद जो 3 और होती हैं, गंध, स्वाद और त्वचा। तो सबसे पहले हम दृष्टि और श्रवण देखते हैं। जो दृष्टि संवेदना है बच्चे की, वो 30 घंटे के पश्चात प्रारंभ होती है, मतलब जन्म के लगभग 30 घंटे के पश्चात बालक की नेत्र इंद्रियां काम करने लगती हैं। पहले मतलब ऐसा नहीं है कि वो कुछ देख नहीं सकता है, लेकिन वो प्रॉपर उनका यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, इधर उधर ब्लिंक करना, ये सारी चीज़ें करना है ना। तो दृष्टि संवेदना 30 घंटे के पश्चात अच्छे तरीके से काम करती है। उसके बाद श्रवण संवेदना क्या है, जन्म के ठीक पश्चात बालक सुन सकता है, लेकिन उसे दिशा का ज्ञान नहीं होता है ना। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा उसको पता लगेगा कि ये वाला साउंड इस तरफ से आ रहा है, ऐसा। तो जो दिशा निर्धारण है वो बच्चे के विकसित होने पर धीमे धीमे विकसित होता जाता है। इस तरह से हमने जो
दृष्टि और श्रवण दोनों को डिस्कस कर लिया। इसके बाद हम बची हुई संवेदनाओं की तरफ चलते हैं। गंध संवेदना, नवजात शिशु में गंध ज्ञान काफ़ी विकसित रहता है, मतलब उसको पता है कि स्मेल कैसा क्या। उसके बाद स्वाद संवेदना ये भी रहती है। नवजात शिशु में स्वाद इंद्रिय काफ़ी विकसित होती है। आपने जनरली देखा है कि उसको मतलब कि कुछ कड़वा अगर अपन छोटे बच्चे के मुंह में रख देते हैं या कुछ ऐसा है तो वो रोने लगता है, तो उसका मतलब क्या है कि उसकी स्वाद इंद्रियां हैं वो विकसित हैं। उसके बाद त्वचा संवेदना, जन्म से कुछ देर पश्चात त्वचा संवेदना शिशु में आ जाती है। उसको आप टच करोगे तो उसको फील होगा, है ना, उसको गर्म ठंडा सारी चीज़ें फील होती हैं। तो इसका मतलब क्या है, उसमें त्वचा संवेदना है। तो इस तरह से हमने ये जो सेंसेस हैं वो भी देख लिया। अब इसके बाद आता है दांत, है ना, कि बच्चे में दांतों का कैसा क्या रहता है। तो इसकी प्रक्रिया गर्भावस्था से प्रारंभ होती है। 5 से 6 माह के बाद अस्थायी दांत निकलना प्रारंभ होते हैं, है ना, जो कि मतलब कि दूध के दांत जिसे हम बोलते हैं मिल्क टीथ, है ना, ये मिल्क टीथ लिख रखा है। तो अस्थायी दांत जो निकलना प्रारंभ होते हैं वो 5-6 माह के पश्चात स्टार्ट हो जाते हैं। पहले बच्चे के नीचे के दांत आती हैं, ठीक है, नीचे के जबड़े में जो दांत रहते हैं वो दांत आते हैं। उसके बाद ऊपर के दांत आते हैं। 1 वर्ष की आयु में 8 दांत निकल आते हैं और 4 वर्ष तक उसके सभी अस्थायी दांत मतलब 20 मिल्क टीथ निकल आते हैं। ये आपको याद रखना है। तो इसमें हमने ना जो हम देख रहे हैं शैशव अवस्था, इसमें हमने वेट देख लिया। वेट जनरली 3.5 kg, है ना। 100 ग्राम ऊपर बढ़ा दो, 100 ग्राम कम कर दो। लड़का है तो 3.6 हो जाएगा, लड़की है तो 3.4 हो जाएगा। उसके बाद हाइट देखी थी, तो हाइट में हमने कितना देखा था, 51.75 देखा था लड़के की हाइट, और 50.25 देखी थी बालिका की हाइट। इसके बाद मैंने बात करूँ तो सिर की, तो जो सिर का जो वेट होता है वो 350 ग्राम होता है बच्चे के बर्थ के टाइम पे। उसके बाद हड्डियाँ कितनी होती हैं, हड्डियाँ उसमें 270 होती हैं। उसके बाद फिर हमने दांत देखे हैं, तो ये दांत का तो यहाँ पे है ही, और सेंसेस देखी, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको मतलब कि शैशव अवस्था को कंप्लीट किया है। अब शैशव अवस्था के बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये और बचा है हृदय धड़कन। अब बच्चा जब छोटा होता है तो उसका हार्ट छोटा होता है। हार्ट छोटा होता है तो क्या है कि पंपिंग तेज तेज होती है, ठीक है। तो उसके हार्ट की जो धड़कन है, मतलब हार्ट की जो पंपिंग रेट है वो कितना है, 140 पर मिनट। तो 6 वर्षों में 100 प्रति मिनट हो जाती है, और जब वो एडल्ट हो जाता है तब 72 पर मिनट तक पहुंच पाता है, मतलब जो नॉर्मल रेंज है। तो ये क्लियर है आपका। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो नवजात शिशु है उसकी कुछ स्टेजेस होते, मतलब उसकी जो है ना एक्टिविटी करने की प्रोसेस को कुछ कुछ नाम दिया है, तो इन्हें हम देख लेते हैं। एक है रूटिंग स्टेज, मोरो स्टेज और पर्चुनेट पीरियड। अब इसमें और भी स्टेज थी जैसे ब्लिंकिंग स्टेज, लेकिन ब्लिंक से क्लियर हो रहा है। ब्लिंक का मतलब होता है आंखें झपकाना। तो क्या है कि जब बच्चा लाइट देखता है तो वो आंखें झपकाता है, तो वो टर्म से क्लियर है कि ब्लिंकिंग स्टेज क्या होती है। लेकिन यहाँ पे अपन इन दोनों स्टेज को देख लेते हैं, रूटिंग स्टेज, मोरो स्टेज। रूटिंग स्टेज क्या होता है, बच्चे के हम गाल को टच करते हैं तो वो मुंह खोलता है, सिर घुमाता है। इस स्टेज को रूटिंग स्टेज कहते हैं। इसका टाइम पीरियड होता है 0 से 2 माह तक। तो 2 माह तक का जो बच्चा होगा उसमें ये एक्टिविटीज़ होती हैं कि उसको आप टच करोगे उसके गाल को तो वो मुंह खोलेगा। उसके बाद एक होती है मोरो स्टेज। मोरो स्टेज में क्या है कि बच्चे के सामने कुछ भी चीज़ होती है तो वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है। आपने देखा होगा कि आप अगर उसकी हथेली पर उंगली रखते हैं तब भी वो उसको पकड़ता है ना। आप अगर उसके सामने कोई खिलौना लाकर रखते हैं तो वो उसको झपटने की कोशिश करेगा हाथ से, पैर से, है ना। तो उस स्टेज को हम मोरो स्टेज कह रहे हैं। नवजात शिशु के सामने कोई वस्तु रखने पर वो हाथ पैरों से उसे पकड़ने का प्रयास करता है, ठीक है। इसके बाद एक पीरियड है पर्चुनेट पीरियड। पर्चुनेट पीरियड क्या होता है देखते हैं। बालक के गर्भनाल को काटकर माँ से अलग किया जाता है। यह जन्म से आधे घंटे तक होता है। जनरली क्या होता है, मतलब आप सब तो महिलाएं हैं तो आपको एक्सपीरियंस भी हो सकता है, जो मैरिड लेडीज़ हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब बच्चे का बर्थ होता है तो वो माँ के गर्भ से जुड़ा रहता है ना। तो मतलब एक गर्भनाल को काटा जाता है और उसमें कुछ मतलब ऐसा नोट लगा दी जाती है, और वो उसकी नाभि का जो पार्ट रहता है वो, तो इसे ही बोलते हैं हम पर्चुनेट पीरियड, ठीक है। इसको पर्चुनेट पीरियड बोल दिया। तो इस तरह से हमने जो शैशव अवस्था है, शैशव अवस्था के डेवलपमेंट को कवर किया है। अब हम आगे की स्टेज पे चलते हैं, बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है, यहाँ वजन कितना है,
36 किलोग्राम से लेकर के 42 किलोग्राम। हमने वहाँ पर वजन कितना देखा था शैशव अवस्था में, यहाँ शैशव अवस्था को भी हम साथ साथ में कंपेयर करते जाएंगे जिससे चीज़ें सॉलिड हो जाएंगी। शैशव अवस्था में देखा था 3.6 और 3.4, ठीक है, किलोग्राम। लंबाई क्या है इस अवस्था में, शरीर की लंबाई कम बढ़ती है और भार अधिक बढ़ता है। आपने देखा होगा कि 6 से 11 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनमें विशेष जो लंबाई में परिवर्तन है वो नहीं दिखता है। एक तो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं उनमें लंबाई में परिवर्तन दिखेगा, एक 11 के बाद जो टीनेज आती है उसमें लंबाई में बहुत जल्दी परिवर्तन होता है, लेकिन 6 से जो 11 तक का टाइम पीरियड होता है उसमें बहुत जल्दी परिवर्तन देखने नहीं मिलता है। इसमें क्या है, वेट में मतलब कि परिवर्तन ज़्यादा होता है। यहाँ लिखा है कि बालिकाओं की लंबाई की अपेक्षा अधिक होती है इस एज में, ठीक है। ये इतना लंबाई वाला फैक्टर क्लियर है। अब वहाँ पर लंबाई हमने क्या देखी थी, वहाँ देखी थी हमने 51.75 सेंटीमीटर, ठीक है, ये सेंटीमीटर में था 75 सेंटीमीटर, और ये थी 50.25 सेंटीमीटर। हैंड राइटिंग का इशू रहता है, ठीक है। इसके बाद सिर और मस्तिष्क, तो हमने वहाँ देखा था 350 ग्राम, और यहाँ कितना देख रहे हैं हम 1260 ग्राम। और जब बच्चा टीनेज में जाता है तो उसका एग्जैक्ट जो एडल्ट का होता है 1400 ग्राम हो जाता है, ठीक है। महिलाओं का अगर मैं बात करूँ तो आप 50 ग्राम कम मान के चलो, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है तो वेट भी थोड़ा सा, सिर का जो वेट रहता है वो भी थोड़ा सा कम हो जाता है। तो बालक के मस्तिष्क का 90% तक विकास हो जाता है इस एज में, और 12 वर्ष तक बच्चे का जो वेट होता है ब्रेन का वो 1260 ग्राम तक हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखते हैं दांत। तो हमने वहाँ देखा है कि जो छोटा बच्चा होता है उसमें 4 वर्ष तक पूरे मिल्क टीथ आ जाते हैं, ठीक है, 20 दांत आ चुके हैं। अब इनकी गिरने की प्रोसेस स्टार्ट होगी, तो जब बच्चा 5-6 साल का होता है तो ये दांत गिरने लगते हैं और स्थायी दांत आना प्रारंभ हो जाते हैं। 8 वर्ष में 12 दांत, 10 वर्ष में 15 दांत। आपको बिल्कुल एग्जैक्ट याद नहीं रखना है, लेकिन क्या है कि जब बच्चा 12-13 साल का होता है तो उसमें 28 दांत उग जाते हैं, ठीक है। अब ये जो उसके बाद के जो अक्कल टीथ होते हैं, है ना, मतलब अक्कल दाढ़ जिसे बोलते हैं, विजडम टीथ। अब ये विजडम टीथ तो क्या होता है कि जब टीनेज का लास्ट टाइम चलता है उसके बाद से स्टार्ट होता है आना, और वो बहुत धीमे धीमे करके आते हैं, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर है। और इस टाइम पे मतलब 6 वर्ष में अब बच्चे में जो धड़कन है वो 100 प्रति मिनट हो जाती है। उसके बाद जब वो एडल्ट हो जाएगा तो उसमें 72 पर मिनट हो जाएगी। और स्टार्टिंग में कितनी थी धड़कन, तो वो थी 140 पर मिनट, ठीक है, जब बच्चा न्यूबॉर्न था। तो ये हमने देखे बाल्यावस्था में विकास। अब हम किशोर अवस्था में शारीरिक विकास की तरफ चलते हैं। तो भार की अगर बात करें तो 15 वर्ष तक लड़कियों का भार अधिक होता है, उसके बाद लड़कों का भार अधिक होने लगता है। हमने यहाँ भी देखा था बाल्यावस्था में कि यहाँ भी लड़कियों का भार कंपेरेटिवली अधिक होता है। उसके बाद लंबाई में, तो जो लड़कियों का जो डेवलपमेंट होता है वो कुछ टाइम पहले हो जाता है लड़कों के कंपैरिजन में। तो 11 से 14 वर्ष में लड़कियों की लंबाई लड़कों की तुलना में अधिक होती है, और लड़कों की लंबाई 18 वर्ष एवं लड़कियों की लंबाई 16 वर्ष तक बढ़ती है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, लड़कों की लंबाई के लिए 18 ईयर्स और गर्ल्स की लंबाई के लिए 16 ईयर्स। यहाँ तक लंबाई बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपके घर में कोई इस उम्र से अंडर का बच्चा हो तो उसको फिजिकल एक्सरसाइज कराइए प्रॉपर, और न्यूट्रिएंट दीजिए, तो उसकी हाइट इंक्रीज़ हो जाएगी। इसके बाद क्या, इस काल में 28 दांत आ जाते हैं। 28 दांत उसी टाइम पर आ गए हैं एक तरह से, किसमें, बाल्यावस्था के अंत तक 12 वर्ष तक। अब यहाँ पे क्या होता है कि विजडम टीथ आना प्रारंभ हो जाते हैं। हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, ठीक है, हड्डियाँ 206 हो जाती हैं। अब ये हमने पढ़ लिया फिजिकल डेवलपमेंट। अब फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ आपके सिलेबस में एक मोटर डेवलपमेंट भी है ना, मेंशन है ये, बालक का क्रियात्मक या गामक विकास। तो क्रियात्मक या गामक विकास क्या होता है कि बच्चा जो भी चीज़ें अपनी मांसपेशियों से करता है, जैसे कि चलना हो गया, फिरना हो गया, है ना, घूमना हो गया, कोई भी एक्टिविटी करना हो गया, मतलब ये जो हैंड का, ये जो अपने लेग्स का, है ना, अपनी फिंगर्स का जो भी यूटिलाइज कर रहा है उनको बोलते हैं अपन मोटर डेवलपमेंट, ठीक है, कि कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ कर रहा है वो। तो अब हम इसमें देख लेते हैं, क्रियात्मक विकास में बालक अपनी मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीख लेता है कि उसको एक कदम बढ़ाना है तो फिर वहाँ पर कैसे रोकना है, कोई फिसलन की जगह है तो वहाँ पर कदम कैसे रखना है ना, कुछ क्रिएटिव करना है तो उसको अपने हाथ को किस तरह से घुमाना है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं मोटर डेवलपमेंट में। क्रियात्मक विकास में बालक अपनी मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। यह सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है। जैसे क्या है कि
पहले अगर मैं बात करूँ कि बच्चा बड़ी चीज़ है जैसे बॉल पकड़ना सीखता है ना, कुछ भी जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि कोई भी टॉय पकड़ना सीखता है, लेकिन फिर पेंसिल पकड़ना कब सीखता है, जब ये वाली चीज़ें सीख लेता है, जनरल चीज़ों को पकड़ना सीखता है, तो फिर उसको हम सिखाते हैं कि अपने फिंगर्स से किस तरह से पेंसिल को पकड़ना है। तो पहले उसने जनरल चीज़ें सीखी ना, फिर उसने स्पेसिफिक चीज़ें सीखी, मतलब सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, ठीक है। पहले वो गिरते पड़ते चलना सीखता है, उसके बाद अगर मैं बोलूँ कि एक पतली सी जगह है वहाँ से उसे निकलना है, तो वो उसको भी सीख जाता है फिर। तो सामान्य से विशिष्ट की तरफ। इसमें क्या है, क्रियात्मक विकास गर्भकालीन अवस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। हमने वहाँ पर पढ़ा था कि फेटल एक्टिविटीज़ होती हैं कुछ। फेटल एक्टिविटीज़ में क्या होता है कि बच्चा होता है वो गर्भ के अंदर हाथ पैरों को चलाता है ना। तो इसका मतलब यही है कि उसमें ये वाली स्किल्स आ रही हैं, धीरे धीरे डेवलप हो रही हैं। तो मोटर डेवलपमेंट उसका गर्भ से प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद जो मोटर डेवलपमेंट है या क्रियात्मक विकास है, इसके अदर नाम भी हैं, देख लेते हैं। गत्यात्मक विकास, गामक विकास, गमक कौशल, यांत्रिक विकास, पेशी कौशल, लोकोमोटर स्किल, डायनेमिक स्किल, ठीक है। इन सभी नामों से भी इसे जानते हैं। आप तो इंग्लिश में याद रखो मोटर डेवलपमेंट या मोटर स्किल्स। आगे देखते हैं। अब जो मोटर स्किल्स हैं वो दो टाइप की हैं, एक है ग्रॉस और एक है फाइन। अब ग्रॉस में क्या होता है, सामान्य चीज़ें जैसे कि चलना फिरना, कूदना, दौड़ना, उचकना, ये सब सामान्य है। लेकिन फाइन में क्या है, जैसे कि लिखना है ना, टाइपिंग करना। जैसे अगर मैं बोलूँ कि कुछ विशिष्ट काम करने, जैसे कि नोट लगाना किसी चीज़ में, नोट बांधते हैं ना, जैसे टाई में नोट बांध रहे हैं, ठीक है। जैसे कि कपड़े सिलना, है ना, जैसे कि ड्राइंग करना, जैसे कि मेहंदी आर्ट। तो ये सारी जो चीज़ें हो जाएंगी वो क्या है, फाइन स्किल्स है। कौन सी वाली है ये, फाइन स्किल्स, ठीक है। तो यहाँ लिख भी रखा है कि ग्रॉस मोटर स्किल में क्या आता है, इसमें बड़ी मांसपेशियां सक्रिय होती हैं, जनरल चीज़ें आती हैं, हाथ पाँव धड़ घुटने आदि पर नियंत्रण और समन्वय स्थापित होता है। लुढ़कना, खिसकना, गेंद फेंकना, पकड़ना, तैरना, उछलना, सीढ़ी चढ़ना, साइकिल चलाना, नृत्य करना, बैठना, दौड़ना, ये सारे काम ग्रॉस मोटर स्किल में आते हैं। अब फाइन मोटर स्किल्स में क्या आता है, इसमें छोटी मांसपेशियां सक्रिय रहती हैं। इसमें आँख, कलाई, उंगलियों के विकास आदि पर नियंत्रण और समन्वय स्थापित किया जाता है। और जैसे कि खाना पीना, लिखना, टाइप करना, टाई लगाना, शूलेस बांधना, वस्त्र पहनना। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसमें हमारे फिंगर्स का बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होता है, उन्हें हम बोल सकते हैं एक तरह से फाइन मोटर स्किल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मोटर स्किल्स भी क्लियर हो गया। अब इस तरह से हमने यहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट और अपना मोटर डेवलपमेंट को कवर किया है, फिजिकल डेवलपमेंट और मोटर डेवलपमेंट। अब बाकी जो जैसे मनोवैज्ञानिक डेवलपमेंट मतलब मनोवैज्ञानिक विकास है, जो संज्ञानात्मक विकास है, भावनात्मक विकास है, तो वो सारे जो विकास आपके सिलेबस में मेंशन है उनको हम एक एक से फर्दर क्लासेस में कवर करेंगे। इसके बाद ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो इसका आंसर यहाँ पर दिया है। ये बेकार बात हो गई है, मुझे नहीं देना था, लेकिन हम देखते हैं। चलो, जर्मिनल पीरियड इज़ रिलेटेड टू, जो जर्मिनल पीरियड होता है वो किससे रिलेटेड होता है, ये मैंने कल आपको स्टेजेस पढ़ाई थी। पीरियड ऑफ ओवम, पीरियड ऑफ एम्ब्रॉय, पीरियड ऑफ अ फीटस, या ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो यहाँ पर बीज अवस्था रहती है, बच्चा के बीज के फॉर्म में होता है, बताया था ना कल के 3 स्टेजेस होती हैं। तो इनमें से कौन सी अवस्था में बच्चा बीज के फॉर्म में होता है, डिम्ब अवस्था, पिंड अवस्था, गर्भस्थ शिशु की अवस्था। तो हमने यहाँ देखा था, इसका जो सही आंसर था वो था डिम्ब अवस्था। यहाँ पर क्या होता है कि जाइगोट भी पढ़ाया था मैंने, जाइगोट के फॉर्म में बच्चा रहता है और एक सीड के समान होता है बच्चा, है ना। फिर ये जाइगोट क्या होता है, ये गर्भाशय की दीवारों से जाकर के चिपक जाता है 2 सप्ताह बाद, और 2 सप्ताह बाद जब ये गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है तो ये मतलब जाइगोट ख़त्म हो जाता है और फिर एक पिंड का फॉर्म बनता है ना। तो ये चीज़ें कल की क्लास में हमने डिस्कस की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्थूल गतिविधियाँ और सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल किससे संबंधित हैं। जैसे अभी हम पढ़ रहे थे कि, सॉरी मैंने गलत चीज़ को इरेज कर दिया है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये इमोशनल डेवलपमेंट लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, इमोशनल डेवलपमेंट। यहाँ क्या है कि ग्रोस मूवमेंट एंड फाइन मोटर स्किल्स रिलेटेड टू मोटर डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट या इमोशनल डेवलपमेंट। तो इसका जो सही उत्तर है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, मोटर डेवलपमेंट। ये अभी अभी मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया इसलिए यहाँ पे प्रश्न ले लिए हैं इसके। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है एक तरह से।
इसका भी आंसर करेक्ट दिया हुआ है क्वेश्चन ऑफ द डे में। ठीक है, कोई बात नहीं है। नवजात शिशु में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 270 हड्डियां होती हैं। उसके बाद कल के क्वेश्चन नहीं है। कल के क्वेश्चन क्या थे कि अपीली अवस्था कौन सी अवस्था होती है? अपीली अवस्था। तो ये जो अपीली अवस्था होती है उसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? जो कि 5 वर्ष तक जो शैशव अवस्था होती है, ठीक है, शैशव अवस्था। ये जो शैशव अवस्था होती है ये अपीली अवस्था कहा जाता है इसको, क्योंकि क्या होता है कि बच्चा अगर एडेप्टेशन बिठा लेता है तो वो आगे अपन सर्वाइव कर पाता है, और अगर उसमें अनुकूलन नहीं हो पाता वातावरण के प्रति तो उसकी डेथ इसी टाइम पीरियड में हो जाती है। मैंने एक प्रश्न और दिया था कल कि तनाव और तूफान की अवस्था, तनाव और तूफान की अवस्था कौन सी अवस्था होती है? तो ये जो तनाव और तूफान की अवस्था होती है ये किशोरावस्था होती है। आप जनरली बच्चों को देखते हो बहुत परेशान रहते हैं इस एज के बच्चे, है ना, किशोरावस्था। इसी टाइम पर क्या है कि स्टडी का प्रेशर रहता है, इसी टाइम पर बड़े बड़े सपने रहते हैं, और जो हेट्रोसेक्सुअल अट्रैक्शन भी इस टाइम में सबसे ज़्यादा होता है। तो ये जो अवस्था होती है तनाव और तूफान की अवस्था यही रहती है, ठीक है। तो आज मेरी मिस्टेक हो गई कि इसका आंसर मैंने छिपा नहीं पाया है, तो क्वेश्चन ऑफ द डे नहीं हो पाया। आप लोग लगातार चैनल से जुड़े रहें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम टाइमली आपका सिलेबस ख़त्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और प्रयास किया जा रहा है कि 2-2 क्लासेस एक दिन में आए। एक क्लासेस तो कंटिन्यू आने लगी है और जल्द ही आज या कल से 2-2 क्लासेस आपको मिलेंगी, ठीक है। धन्यवाद।